हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आई हूँ। बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ चैप्टर है, तो चलिए देखते हैं। सबक 11 है, सबक यानी चैप्टर 11 है और यह मजमून है आर्यभट्ट और तरेंगना। किस पर मजमून लिखा गया है? आर्यभट्ट पर। तो ये मजमून है और आर्यभट्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट है। और आर्यभट्ट और तरेंगना को समझिए। तरेंगना एक हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। तरेंगना हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं तारे गिनना। तरेंगना के माने क्या होते हैं? तारे गिनना। और आर्यभट्ट जो है यह बहुत बड़े साइंटिस्ट है। हिंदुस्तान के तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। गुप्त दौर को कौन सा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो सुनहरा दौर कहा जाता है। और इसी गुप्त दौर के हमारे आर्यभट्ट हैं। इसी गुप्त दौर के हमारे आर्यभट्ट हैं और इन्होंने बहुत बड़े साइंटिस्ट है। और इसी दौर में बहुत सारे साइंटिस्ट आए और नए नए चीज़ों की खोज किए। और आर्यभट्ट ने पाइथागोरस साइंटिस्ट की रहनुमाई किए। किसकी रहनुमाई की है? पाइथागोरस के। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े होंगे 10th में ही, h² = p² + b²। तो पाइथागोरस बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही पाइथागोरस प्रमेय दिए हैं। तो आर्यभट्ट ने आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने यह साबित कर दिया, हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है, ग्लोब के आकार का है, चपटी नहीं है। तो इन्होंने यह साबित कर दिया। और इन्होंने शून्य जो लिखते हैं, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किए हैं। और दशमलव पॉइंट का भी आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किए हैं। और इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी बताए हैं। और आर्यभट्ट के पैदाइश के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन क्राइन से पता चलता है कि आर्यभट्ट की जाए पैदाइश पटना के मगरिब यानी पश्चिम में। और पटना तो बिहार में ही, तो बिहार भी रह सकता है। पैदाइश पटना के मगरिब में खगोल में हुई। कहाँ हुई? पटना के मगरिब में खगोल में हुई। खगोल के माने इल्म नजूम है। खगोल के माने क्या है? खगोल के माने इल्म नजूम है। और आर्यभट्ट का ताल्लुक इल्म नजूम से है। आर्यभट्ट का ताल्लुक किससे है? इल्म नजूम से है। तारीख पैदाइश 476 ईस्वी है। आर्यभट्ट की तारीख पैदाइश 476 ईस्वी और तारीख वफ़ात 564 ईस्वी है। और इन्होंने कुल 88 साल जिए। दुनिया में कितने दिन रहे? 88 साल रहे। आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब यानी दक्षिण में मसूरी के तरेंगना में तजुर्बागाह बनाया। मसूरी के नज़दीक तरेंगना में एक तजुर्बागाह बनाया और तरेंगना में ही बैठकर आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब में यानी दक्षिण में मसूरी के नज़दीक तरेंगना में तजुर्बागाह बनाया। यानी इन्होंने पटना के जुनूब में एक रिसर्च सेंटर खोला। आर्यभट्ट ने रिसर्च सेंटर खोला और तरेंगना में बैठकर उन्होंने आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। तरेंगना पटना से दक्कन जानिब 30 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीज़न में है। तरेंगना कहाँ है? पटना के दक्कन जानिब 30 किलोमीटर दूरी मसूरी सब डिवीज़न में है। और उसी से पटना गया रेलवे में मसूरी स्टेशन का नाम दिया गया है। उसी से पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम दिया गया है। यानी तरेंगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी, तरेंगना के इलाका में पश्चिम में सोन नदी, ये याद रखिएगा। पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी।
पूरब में पुनपुन नदी तक फैला, यानी कि पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी, इसी दोनों के बीच में तेलंगाना है। पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी और इसी के बीच तेलंगाना है, फैला हुआ है। तेलंगाना का महालुआ कौम देखकर पता चलता है कि वहाँ सालों भर आसमान साफ रहता है। तेलंगाना में सालों भर आसमान साफ रहता है, इसीलिए आर्यभट्ट ने वहीं रिसर्च सेंटर खोले और वहाँ से उन्होंने बैठकर और आर्य सिद्धांत और आर्य तंत्र को लिखा। आर्यभट्ट ने 60 फीट की बुलंदी का एक टीला बनाया। आर्यभट्ट ने तेलंगाना में ही 7 फीट की बुलंदी का एक टीला बनाया, 7 फीट ऊंचा बनाया, जिस पर बैठकर रात को तारों और सैयारों के बारे में तहकीकी काम किया करते थे। आर्यभट्ट ने 60 फीट ऊंचा एक टीला बनाया और वहाँ उन्होंने उस पर बैठकर और तारों और सैयारों के बारे में रिसर्च करते थे, पता लगाते थे, और उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण के भी बारे में बताएं। तो अब ग्रहण को समझते हैं। देखिए, ग्रहण को इंग्लिश में इक्लिप्स बोलते हैं, ग्रहण को इंग्लिश में इक्लिप्स बोलते हैं। और ग्रहण को समझिए, ग्रहण क्या है। तो देखिए, किसी सैयारा पर किसी दूसरे सैयारे का पर्दा पड़ने या परछाई पड़ने को ग्रहण कहते हैं। सैयारा को हिंदी में ग्रह और इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं। तो किसी ग्रह पर किसी दूसरे ग्रह का पर्दा पड़ने को ग्रहण कहते हैं। किसी प्लैनेट है, उस पर दूसरे प्लैनेट का परछाई पड़ने को ग्रहण कहते हैं। किसी ग्रह पर किसी दूसरे ग्रह का परछाई पड़ने को ग्रहण कहते हैं। तो ये जो ग्रहण है यह 2 तरह का होता है। पहला सूरज ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, दूसरा चांद ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। और यह सूरज ग्रहण जो है यह 2 तरह से होता है। जज़वी सूरज ग्रहण, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, और दूसरा मुकम्मल सूरज ग्रहण, टोटल सोलर सूरज ग्रहण को समझते हैं। सूरज ग्रहण क्या है? सोलर इक्लिप्स। तो देखिए, जब जमीन और सूरज के बीच चांद आ जाता है, जब जमीन और सूरज के बीच चांद आ जाती है और सूरज से जो किरण निकलती है तो चांद उसे रोक लेती है, और चांद का साया यानी चांद का परछाई जमीन पर यानी पृथ्वी पर पड़ती है तो सूरज ग्रहण होता है। जब जमीन और सूरज के बीच चांद आ जाती है और सूरज से जो किरण निकलती है तो चांद उसे रोक लेती है और चांद का साया जमीन पर पड़ती है तो सूरज ग्रहण होता है। तो इसको डिटेल में यहाँ पर समझिए। ये सूर्य है, ये चांद है, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का चक्कर लगा रहा है। और चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो देखिए, सूरज ग्रहण में क्या होता है? सूरज और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है, सूरज और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है। और ये चांद क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते, ये पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है। और ये चांद जो है इसका कोई अपना प्रकाश नहीं निकलता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही चांद चमकता है। तो जब ये पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूरज और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है तो सूर्य से जो प्रकाश निकलती है उसको चांद क्या करता है? ढक लेता है। सूर्य से जो प्रकाश निकलती है उसको चांद ढक लेता है। और चांद का परछाई किस पर पड़ता है? ज़मीन पर। चांद का परछाई ज़मीन पर पड़ता है और ज़मीन के जिस भाग पर, पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ता है उस भाग में सूरज ग्रहण होता है। एक बार और समझिए, सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वो उस प्रकाश को चांद रोक लेती है। सूर्य से जो प्रकाश निकलती है उस प्रकाश को चांद रोक लेती है और चांद का परछाई पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है उस भाग पर सूरज ग्रहण होता है। पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है उस भाग में सूरज ग्रहण होता है। अब देखिए, सूरज ग्रहण 2 तरह से होता है। जज़वी सूरज ग्रहण,
जज़्बी सूरज ग्रहण, ये जो चांद है यह डायरेक्ट तो यहाँ पर नहीं आ गया होगा, सूरज और पृथ्वी के बीच थोड़ा करके आया, पहले थोड़ा आया होगा तो चांद का परछाई पृथ्वी पर थोड़ा पड़ा होगा, फिर थोड़ा आया होगा, फिर थोड़ा, ऐसे करते करते आधा ढक गया होगा। तो आधा ढकने को, थोड़ा थोड़ा करके ढकने को जज़्बी सूरज ग्रहण कहते हैं, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। थोड़ा आधा ढकने को जज़्बी सूरज ग्रहण। और जब यह थोड़ा थोड़ा करके यह चांद पूरा ढक लेगा, पृथ्वी को पूरा ढक लेगा, पूरा ढकने को मुकम्मल सूरज ग्रहण। जब पूरा चांद क्या करेगा, पृथ्वी को अपने चपेट में ले लेगा और तब पृथ्वी का परछाई सूरज पर पड़ेगा तो सूरज ग्रहण होगा। जब पूरा ढक लेगा तो उसको मुकम्मल सूरज ग्रहण। आधा ढकने को जज़्बी सूरज ग्रहण और पूरा परछाई पूरा ढकने को मुकम्मल सूरज ग्रहण कहते हैं। तो अब एक मेन पॉइंट को समझिए, सूरज ग्रहण को हम नंगी आँखों से क्यों नहीं देख सकते, यानी खुली आँखों से क्यों नहीं देख सकते हैं। तो देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से बहुत सारे हानिकारक किरणें निकलती है जो हमारे आँख पर पड़ती है। तो वो हानिकारक किरणें हमारी आँख पर पड़ने से मेरी आँख खराब हो सकती है। तो इसके लिए आप एक ख़ास किस्म की चश्मा आती है, उसको पहनकर आप सूरज ग्रहण को देख सकते हैं। अगर चश्मा पहन के नहीं देख सकते हैं तो एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी रख दीजिए और उसमें आप सूरज ग्रहण को देख सकते हैं। तो सूरज ग्रहण को आप समझ गए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं चांद ग्रहण की तरफ चलेंगे। तो अब चांद ग्रहण को देखिए। चांद ग्रहण, लूनर इक्लिप्स, जब सूरज और चांद के बीच, जब सूरज और चांद के बीच ज़मीन आ जाती है। सूरज ग्रहण में क्या होता था, सूरज और ज़मीन के बीच चांद आता था, और अब चांद ग्रहण में क्या होगा, सूरज और चांद के बीच ज़मीन आ जाएगी। सूरज और चांद के बीच ज़मीन आ जाएगी और सूरज से जो किरण निकलती है वह किरण ज़मीन तक आती है। सूर्य से जो किरण निकलेगी वो पृथ्वी तक आएगी, ज़मीन तक आती है और ज़मीन का साया चांद पर पड़ती है, और ज़मीन का छाया चांद पर पड़ती है तो चांद ग्रहण होता है। जब सूरज और चांद के बीच ज़मीन आ जाती है और सूरज से जो किरण निकलती है वह किरण ज़मीन तक आती है और ज़मीन का साया चांद पर पड़ती है तो चांद ग्रहण होता है। अब चांद ग्रहण को नीचे समझिए। देखिए, ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ये चांद है। तो सूरज ग्रहण में क्या हुआ था, सूरज और पृथ्वी के बीच चांद था यहाँ पर, और अब चांद ग्रहण में क्या होगा, सूरज और चांद के बीच पृथ्वी रहेगा। ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है और चांद पृथ्वी का। तो सूरज ग्रहण में चांद यहाँ पर था, अब चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते 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 यह यहाँ पर चला आया है चांद। तो देखिए, सूर्य से जब प्रकाश निकलेगी तो ये पृथ्वी तक आएगी। सूर्य से जब प्रकाश निकलेगी तो ये पृथ्वी तक आएगी, चांद तक तो नहीं पहुँचेगी, पहले पृथ्वी तक प्रकाश आएगी। तो सूर्य से प्रकाश निकली तो ये पृथ्वी तक तो आई, और पृथ्वी का छाया किस पर बनेगी, चांद पर। ये पृथ्वी का परछाई किस पर पड़ेगा, चांद पर, तो चांद ग्रहण होगा। एक बार और समझिए, सूर्य से किरण निकलेगा और ये पृथ्वी तक आएगी। कहाँ तक आएगी, पृथ्वी तक आएगी, और पृथ्वी का छाया चांद पर पड़ेगी तो चांद ग्रहण हुआ। तो आप चांद ग्रहण को समझ लिए। अब 2009 के सूरज ग्रहण की तरफ चलेंगे। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, 2009 का सूरज ग्रहण, 2009 का सूरज ग्रहण 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया। इस सूरज ग्रहण की अहमियत इसलिए बढ़ गई कि ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी के बाद ही वाक़ई होता है। 21वीं सदी का सूरज ग्रहण की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी के बाद ही वाक़ई होता है। अमेरिका के साइंसी तहकीक इदारा नासा के एक साइंसदान
यानी वैज्ञानिक साइंसदां जे एंडरसन जो 20 सालों से 2009 ईस्वी में आने वाले सूरज ग्रहण पर काम कर रहे थे। साइंसी तहकीक इदारा नासा के एक साइंसदां जे एंडरसन जो 20 सालों से 2009 ईस्वी में सूरज ग्रहण पर काम कर रहे थे, यानी कि उन्होंने 20 सालों से 2009 के सूरज ग्रहण को आने वाले पर वो रिसर्च कर रहे थे। जे एंडरसन ने रिसर्च कर रहे थे और इसने 2008 ईस्वी में 200 सिफात पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश की। इन्होंने 2008 में 200 सिफातों पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में उन्होंने यह बताया कि इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए मुनासिब मकाम तेलंगाना है। और उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि 2009 के सूरज ग्रहण को देखने के लिए अच्छा जगह तेलंगाना है, क्योंकि वहाँ सालों भर आसमान साफ रहती है, जहाँ आर्यभट्ट ने तारों और सैयारों के बारे में रिसर्च करते थे। तो मुनासिब मकाम तेलंगाना है। 1500 साल कबल तेलंगाना में आर्यभट्ट की तजुर्बागाह की तारीख जिंदा हो गई और 1500 साल पहले की आर्यभट्ट की तारीख की जिंदा हो गई। उन्होंने तेलंगाना में बैठकर और तारों और सैयारों के बारे में रिसर्च कर रहे थे, वो तारीख जिंदा हो गई आर्यभट्ट की। 22 जुलाई 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण को देखने के लिए बेरवन मुल्क, कौन सा मुल्क है? बेरवन मुल्क के साइंसदां बिहार की राजधानी पटना आ गए। 22 जुलाई 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण को देखने के लिए बेरवन मुल्क के साइंसदां बिहार की राजधानी पटना आ गए। अमेरिका के नासा और इदारा नासा के साइंसदानों के टीम भी वहां आ गए। इदारा नासा की टीम और वहां के पोलैंड के एक टीम और नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों की जमात 21 जुलाई को तेलंगाना पहुंच गई। यानी कि 22 जुलाई को सूरज ग्रहण लगने वाला था, तो उससे एक दिन पहले 21 जुलाई को ही सभी मुल्क से लोग आकर और तेलंगाना में जमा हो गए सूरज ग्रहण को देखने के लिए। और पटना से लोग रात में ही 21 जुलाई को ही तेलंगाना जाकर वहाँ तेलंगाना अस्पताल जो है उसके छत पर बैठ गए, एक खास किस्म का चश्मा लगाकर, और एकदम ही उत्सुक थे 22 जुलाई की सूरज ग्रहण को देखने के लिए। तेलंगाना पहुंच गए। आखिर वो 22 जुलाई की वो लम्हा आ ही गया। 5:29 और 58 सेकेंड, 5:29 और 58 सेकेंड, यानी कि 5:30, लगभग 5:30 बजे वो लम्हा आ ही गया, जिसको सारी दुनिया को इंतज़ार था। तो लोग एकदम चश्मा लगाकर सूरज ग्रहण को देखने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन क्या हुआ, अचानक आसमान एकदम काला हो गया, अंधेरा हो गया और आसमान में बादल छा गया। तेलंगाना का आसमान एकदम काला हो गया और जैसे बुझा रहा था रात हो गया और चिड़िया अपने घोंसले की तरफ जाने लगा और अचानक आसमान से बारिश होने लगी, बारिश की बूंदें गिरने लगी। लोग का इंतज़ार ही रह गया और लोग अब ऐसा सूरज ग्रहण को देखने के लिए 127 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। ताले हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। तो 2009 की सूरज ग्रहण का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मजमून यहीं पर ख़त्म हो गई और इसका क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।